अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान की स्पेशल ट्रांसमिशन कोरोना वायरस के हवाले से जारी है। मैं आपके साथ आसमा इकबाल और मेरा साथ दे रही हैं आज की ट्रांसमिशन में मोना आलम। इस पूरे 1 घंटे के दौरान हम कोशिश करेंगे कि आपको आगाह करें कि इस वक्त पाकिस्तान में ख़ास तौर पर और अमूमी तौर पर पूरी दुनिया में इस वक्त क्या सूरत हाल है कोरोना वायरस को लेकर, इस पर हम बात करेंगे। अच्छा जी, पहले मोना आपकी इजाज़त से मैं चाहूँगी कि दुनिया भर में कोरोना वायरस के हवाले से क्या सूरत हाल है वो अपने देखने वालों को कुछ बता दें। नाज़रीन, दुनिया भर में इत्तलात आ रही हैं, खबरें हम तक ये पहुँच रही हैं कि कोरोना वायरस के जो मुतासर लोग हैं उनकी तादाद 42,28,000 हो गई है। 2,85,000 से ज़ायद हलाकतें मुख्तलिफ ममालिक के अंदर इस वक्त हो चुकी हैं और 15 लाख से ज़ायद लोग जो हैं वो सेहतयाब भी हुए हैं, उनका ट्रीटमेंट भी हुआ है, वो लोग घरों को भी जा चुके हैं। लेकिन सिर्फ अगर हम अमेरिका की बात करें तो यहाँ 81,000 हलाकतें हुई हैं, बात हुई हैं और कहा यह जा रहा है कि मुतासिरा अफराद की तादाद सिर्फ अमेरिका के अंदर अगर देखा जाए तो 13,75,000 से तजावुज़ कर गई है। और अब अगर हम बात करें हमारे मुल्क पाकिस्तान की तो यहाँ कोरोना के मुतासिर अफराद की तादाद 30,000 से बढ़ चुकी है, 31,000 के करीब पहुँचने वाली है, क्योंकि ये 30,941 का हिस्सा हमें बताया जा रहा है उन लोगों का जो कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं। और अगर हम बात करें गुज़श्ता 24 घंटे की तो इस दौरान 1476 केसेस मुल्क भर के अंदर रिपोर्ट हुए हैं। 8,212 अफराद मुतासिर जो थे इससे वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गए हैं, लेकिन 667 अफराद पाकिस्तान में इससे जाँ बहक हुए हैं और बहुत से लोग मोना ऐसे बताए जा रहे हैं जिनकी हालत अभी भी क्रिटिकल है, वो हॉस्पिटल्स के अंदर हैं। नाज़रीन, अलार्मिंग सिचुएशन है और ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि दुनिया भर में बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन कोरोना वायरस के हवाले से है और एक कश्मकश नज़र आती है तमाम गवर्नमेंट्स में, तमाम ममालिक में कि क्या लॉकडाउन इम्पोज किया जाए और कोरोना वायरस को रोका जाए या मईशत के पहिए को चलाया जाए। और हर मईशत क्योंकि इतनी परेशानी का दोचार है, हर मईशत दुनिया भर में जितने ममालिक हैं एक तरह से कहा जा सकता है बिल्कुल मेल्ट डाउन कर रही हैं दुनिया भर की मौशियात। तो क्या उसको थोड़ा सहारा दिया जाए लॉकडाउन को हल्का सा फ्लेक्सिबल करके या उसको लिफ्ट करके, ये एक नाजरीन कॉन्स्टेंट कश्मकश है जो कि हमें तमाम एतबार से दुनिया भर में नज़र आ रही है और यकीनन फिर पाकिस्तान में भी ये सिचुएशन कुछ मुख्तलिफ नहीं है। अभी जो हमारी निशिस्त आज अब जो हमारा ये घंटा है ट्रांसमिशन का, उसमें हमारी कोशिश होगी हम ना सिर्फ बैरून मुल्क हम जाएं, वहाँ से हम एक इनपुट हासिल करें कि क्या सिचुएशन है, कितने रिलीफ ऑपरेशंस हैं पाकिस्तान की, और PIA की तरफ से खुसूसी तौर पर बाकायदा फ़्लाइट्स भी चलाई जा रही हैं ताकि वहाँ पर जो स्ट्रैंडेड लोग हैं पाकिस्तानी हैं उनको वापस घर लाया जा सके। तो ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है जो हो रहा है। लेकिन वंस अगेन जो प्लेन्स इटसेल्फ हैं या जो फ्लाइट्स हैं उनमें जो इंतजामात हैं समाजी फासले को लेकर वो यकीनन बहुत बहुत बेहतर हो सकते हैं एज कम्पेयर टू दोज जो कि इस वक्त प्रैक्टिस किए जा रहे हैं। लेकिन ये इटसेल्फ इकदाम के तौर पर ऑब्जेक्टिवली ये पॉजिटिव है कि हम वहाँ पर फंसे हुए जो पाकिस्तानी हैं उनको हम लोग वापस मुल्क वापस हमारे लाने का हर एहतमाम कर रहे हैं इतने मुश्किल हालात में जब कोरोना वायरस की जद में पूरी दुनिया इस वक्त है। तो नाजरीन, एक तो हम इस हवाले से भी अपडेट्स हासिल करेंगे, दूसरी हमारी कोशिश होगी कि हुकूमती लेवल पर उन स्ट्रैंडेड पाकिस्तानियों के लिए इसके अलावा और क्या इक़दामात हो रहे हैं और जो एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानी जो हैं जो बाहर रहते हैं, एक्सपैट्स जो पाकिस्तान के हैं, उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि इस मुश्किल वक्त में वो हमेशा की तरह जहां उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान का साथ दिया है, हमारे हर मुश्किल हालात में दिया है, इस मरतबा भी उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस हम लगा सकते हैं कि वो हमें अभी इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान को, रियासत पाकिस्तान को इस मुश्किल घड़ी में सपोर्ट करें। तो इन तमाम अमूर पे आज हम बात करेंगे। बाकायदा मेरा ख्याल है पैनल की तरफ अगर हम रुख कर लें और फिर उनसे हम लोग जानते हैं होलिस्टिकली इन तमाम अमूर के हवाले से। सबसे पहले हमारे साथ हैं सैयद अहमद साहब, आप चेयरमैन हैं IM पाकिस्तान मूवमेंट के, जो कि एक वर्ल्ड वाइड मूवमेंट है और इन तमाम चीज़ों को बड़ी गहरी निगाह से देखते हैं। बहुत शुक्रिया जी सैयद अहमद, आप हमारे साथ वाया स्काइप लिंक मौजूद हैं, कनाडा से आप हैं और हमें वहाँ पर भी एक तो ऑन ग्राउंड सिचुएशन आप बताएंगे और आगे भी जाते हुए आपकी मूवमेंट क्या कर रही है दुनिया भर में, इसके हवाले से भी आपसे जानेंगे। शुक्रिया जी अहमद साहब का। और डॉक्टर मुमताज़ हमारे साथ हैं जो कि मायानाज माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं और इस हवाले से हमें स्काइप के थ्रू हमें ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक के जरिए। वो भी हमारी इसी हवाले से रहनुमाई करेंगे कि आगे आने वाले दिनों में कोरोना वायरस का ट्रेंड या ट्रैजेक्टरी किस तरह से तब्दील होगी दुनिया भर में भी और पाकिस्तान स्पेसिफिक भी, और उनके होते हुए हमारी तरफ से जो इक़दामात किए जा रहे हैं क्या वो काफ़ी हैं या नाकाफ़ी हैं। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी भी तशरीफ आवरी का कि आपने वाया स्काइप लिंक हमें ज्वाइन किया है। पहले तो अगर सैयद अहमद साहब आपसे बात का आगाज कर लें, ये फरमाइएगा कि आप पहले तो ये जो मूवमेंट है आपकी,
इसके बारे में थोड़ा नाजरीन को और हमें भी बताएं। पिछले दिनों हमने ये भी देखा कि आपकी वजीर आजम इमरान खान से भी कोई आपकी कोऑर्डिनेशन हुई है इस हवाले से, इसके बारे में भी बताइएगा। और क्या आप अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव आप रख रहे हैं इस मूवमेंट के तहत इन मुश्किल हालात में जब कोरोना वायरस की जद में है हम सब? थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। पहले तो मैं ज़रा कोरोना वायरस के बारे में आपको बताता चलूँ। यहाँ से हम ऑटवा कनाडा में हैं, विच इज कैपिटल ऑफ कनाडा, और न्यूयॉर्क ज़्यादा दूर नहीं है। न्यूयॉर्क में बहुत बुरी हालत है, एज यू नो, कि आप लोग टीवी पे देख रहे हैं। Correct, और yes. वो ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है कनाडा से न्यूयॉर्क की, स्पेशली मॉन्ट्रियल से। तो वो सफ़र करता हुआ मॉन्ट्रियल आ गया, और मॉन्ट्रियल से 1-1.5 घंटे के ड्राइव पे ऑटवा है। तो इसमें बहुत ही तकलीफ दे सूरत हाल का सामना करना पड़ा, बट अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग ए सिविलाइज्ड सोसाइटी, यहाँ पे जब गवर्नमेंट ने ऑर्डर्स किए लॉकडाउन के, तो उस पर बड़ा जबरदस्त अमल किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग को लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से सीरियस लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह ऑटवा में इस वबा पे काबू पाने में बड़ी मदद मिली है, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। मगर इस पूरी वबा में जो पाकिस्तानियों का किरदार है, अल्हम्दुलिल्लाह, वो देखें, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होते हैं, और जहाँ जाके बसते हैं उसके लोगों की भी वो लोग टेक केयर करते हैं। ऑटवा में पाकिस्तानी लोग बहुत एक्टिव हुए, और ये आपको पीछे नजर आ रहा होगा कि फाइट विद कोरोना विद हाइजीन। तो यहाँ पे टिश्यू पेपर्स, टॉवल और ये सब सप्लाईज जो है फ्री ऑफ चार्ज कैनेडियंस को दी गई। उसके अलावा एक बहुत बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है, जिसमें मेरी वाइफ भी हैं, और वो पूरे मुसलमान उसमें शामिल हैं। बाकायदा वो सप्लाईज हैं, और उसमें वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं। तो ये सप्लाईज एक जगह जमा हो जाती हैं, और फिर जिसको भी चाहिए वो एक नेटवर्क है, उस पर वो रिक्वेस्ट कर देते हैं, और ये लोग जाके उनके दरवाजे पे ड्रॉप कर देते हैं। तो जहाँ एक प्रॉब्लम होती है, वहाँ एक अपॉर्चुनिटी भी होती है। तो आपको पता है 9/11 के बाद जिस तरीके से मुसलमान और स्पेशली पाकिस्तानियों को नॉर्थ अमेरिका में ट्रीट किया जाता था, तो ये वबा ने उसमें एक डिफरेंट फेस मुसलमानों को और पाकिस्तानियों का दिखाया, और छोटी छोटी कम्युनिटीज़ में पाकिस्तानी निकल आए बाहर। और मैं आपको बताऊं, हमारे एक जावेद अनवर साहब हैं अमेरिका में, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन की। वो पाकिस्तान से भी बहुत मोहब्बत करते हैं, और बहुत उन्होंने अमेरिका में बहुत काम किया। तो जैसे मैं बता रहा हूँ कि जहाँ एक प्रॉब्लम है, वहाँ एक अपॉर्चुनिटी भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानियों ने उस अपॉर्चुनिटी से भरपूर फायदा उठाया। लेकिन आप ये जो आप आई एम पाकिस्तान मूवमेंट के हवाले से बता रहे थे, ये थोड़ा वाजे कीजिएगा। आप कह रहे थे कि आप सारी सप्लाईज को इन चेक रखते हैं, फिर जो रिक्वेस्ट आती हैं सप्लाईज की आप उसको एंटरटेन करते हैं। इस मूवमेंट के तहत आपने कहाँ कहाँ सप्लाईज पहुंचाई हैं, क्या क्या आपने चीजें आगे दी हैं, और जो प्राइम मिनिस्टर के साथ अगर आपकी कोई कोऑर्डिनेशन है वो भी बताइएगा, वो क्या है, किस हद तक है? जी, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि कॉर्नर लगा देते हैं टेबल्स वगैरह रख के, और जहाँ जहाँ पे पूरी दुनिया में, और उस पर जो सैनिटाइज की चीज़ें हैं वो, प्लस टिश्यूज एंड टॉयलेट पेपर्स वगैरह को फ्री सप्लाई करती हैं, और जिसको जितनी चाहिए वो ले जाता है। और कोई इसकी फोटो वगैरह नहीं खींची जाती, बस टेबल रखी है, उसके ऊपर सामान रखा हुआ है, वो लोग लेके जाते रहते हैं। जहाँ तक आई पाकिस्तान वर्ल्ड वाइड मूवमेंट के ताल्लुक से मैं बात करूँगा, तो मैं फरवरी में 3 दफ़ा खान साहब से मेरी मुलाकात हुई एक हफ्ते में, और वो मुलाकात का मकसद था कि पाकिस्तान का जो कर्जा है $120 बिलियन, जिसकी वजह से महंगाई का एक तूफान आया हुआ है, और खान साहब कई दफ़ा ये बात चैनल्स पे आके कह चुके हैं कि ये कर्जे, ये जो सूद की किस्त है, वो देने के बाद कुछ बचता नहीं है, और एक गरीब आदमी जो है वो आटा महंगा, दूध महंगा, ये महंगी चीजें खरीदने पे मजबूर है। आपको याद होगा कि मुशर्रफ साहब के दौर में 2009 में आटा जो है वो 8 रुपए किलो होता था, और जब वो 13 रुपए किलो हुआ तो मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट चली गई। उस वक्त जब ये बात पूछी गई कि भाई ये आटा इतना महंगा क्यों हो गया, आटा, शक्कर और दूध जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, तो जवाब ये मिलता था कि भाई ऑयल पर बैरल जो है वो $60 था, अब $150। तो इस वजह से इतनी महंगाई, और वो 5 रुपए बढ़े, तो बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। अब यहाँ पे 30 रुपए से 60-70 रुपए पे आटा पहुंच गया। उसकी वजह ये बताई जाती है कि कर्जा इतना है कि तो वो बेयर नहीं कर सकते। अब अगर ऑयल के रिलेटेड बात की जाए कि आटा महंगा इसलिए कि ऑयल महंगा था,
تو اب آئل تو $20 کا ہو گیا ہے. اگر اس تناظر میں اس طرح دیکھا جائے تو اب آٹا ₹4 کلو ہونا چاہیے, مگر کیونکہ قرض کا بوجھ اتنا ہے تو وہ ہو نہیں سکتا. تو سید احمد صاحب آپ کے پاس کیا تجاویز ہیں جو آپ نے پی ایم سے شیئر کی ہوں؟ کچھ آپ کے پاس تجاویز ہیں کہ کس طرح سے اس تمام صورتحال کو قابو کیا جا سکتا ہے پاکستان کے اندر مہنگائی کی صورتحال کو؟ سر جی, اس کی ایک ہی صورت ہے, اونلی ون وے, اور اس کی کوئی دوسری صورت ہے نہیں, کہ یہ قرضہ اتارا جائے. اب یہ 120 بلین ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے, از ہیوج. تو اس کے لیے جب یہ خان صاحب آئے تھے یونائٹڈ نیشن میں تو وہاں پہ میں بھی موجود تھا, اور 5 دن ساتھ تھے روزویل ہوٹل میں, اور وہاں پہ میری حفیظ شیخ صاحب سے بڑی لمبی ڈسکشنز ان معاملے میں ہوئی, اور رزاق داؤد صاحب سے بڑی دیر تک ہم نے بات کی. پھر جب ہم نے ان کو بتایا کہ اوورسیز پاکستانی یہ قرضہ اتار سکتے ہیں تو پہلے تو ان کو یقین نہیں آیا. بہرحال آئی نو خان صاحب for last 25 years میں جب جوان تھا, جب سے ان کے ساتھ کام کرتا ہوں, he is a very honest man, and 25 year کسی کے ساتھ کام کرنا ایک بہت لمبا ٹائم ہوتا ہے. تو میں نے جب پلان کمپلیٹ کر لیا اور خان صاحب نے کہا کہ آپ آئیں, تو میں 3 دن کنٹینیوس 2 گھنٹے کی ان سے میٹنگ رہی میری, اور پلان ہمارا یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی 2 حصوں میں اس قرضے کو اتاریں گے. اچھا, اب اس میں جی 2 حصوں میں, پہلے حصے میں انشاءاللہ $60 بلین اترے گا, اور دوسرے حصے میں $60 بلین اترے گا, اور ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ یہ اماؤنٹ جو ہے خان صاحب کی ٹرم پوری ہونے سے پہلے ہی ہو جائے. تو اس کے لیے کیا اقدامات کیا ہو رہے ہیں سر؟ یہ تو آپ بہت بڑی خبر دے رہے ہیں پاکستانیوں کے لیے. میرا خیال ہے واپس ہم لوگ آتے ہیں احمد صاحب کی طرف, کیونکہ ڈاکٹر صاحب بھی ویٹ کر رہے ہیں کافی دیر سے. بالکل, ڈاکٹر ممتاز صاحب سے ہم بات کر لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے وہی سوال جو ہر پاکستانی اس وقت جس کا جواب چاہ رہا ہے, ہر شخص کے ذہن میں یہی سوال ہے کہ جو کرونا وائرس ہے اس سے اب جان کیسے چھوٹے گی اور کب چھوٹے گی؟ کیا پاکستان کے اندر جس کرو کی بات کی جا رہی ہے پوری دنیا کے اندر کہ کرو آتا ہے اور اس کے بعد یہ خاتمے کی جانب اس کا سفر شروع ہوتا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں وہ کرو آ چکا ہے؟ یہ جس طرح سے اب یہاں پر لاک ڈاؤن کے اندر نرمی کی جا رہی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کرونا وائرس جو ہے اس کا پھیلاؤ اور زیادہ بڑھ جائے گا پاکستان کے اندر؟ خدا نہ خواستہ صورتحال تشویشناک ہو سکتی ہے اس سے. جی بہت بہت شکریہ. اصل میں یہ جو کرو ہے یہ ابھی اس کا اسینڈنگ جو ہے نا وہ ٹرینڈ ہے, اور اس مرحلے پہ جو ہے نا ایک دم لاک ڈاؤن کا ختم ہو جانا اور ڈومیسٹک فلائٹس کا شروع ہونا اور انٹرنیشنل فلائٹس کا, ٹرینز کا, میرا خیال یہ ہے کہ لاک ڈاؤن ظاہر ہے ختم ہونے کی طرف ہی جانا چاہیے. لمبا عرصہ ظاہر ہے یہ جو ہے نا اس کو افورڈ کرنا بھی بڑا مشکل ہے, اور گورنمنٹ کے لیے بھی بڑا چیلنج ہے. میری اس میں تجویز یہ تھی کہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا ہم اس کو جو ہے نا بجائے اس کے کہ ایک دم اس کو جو ہے نا ساری چیزوں کو, مارکیٹوں کو, شاپس کو اور ڈومیسٹک فلائٹس کو, ٹرینز کو چھوڑ دیں, تو مرحلہ وائز اگر ہم اس کو پلان کرتے ہیں تو یہ زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ سود مند ثابت ہوتا ہے, بجائے اس کے کہ جی ایک دم ساری چیز کو جو ہے نا وہ بالکل ختم کر دیا جائے, اور جو ہے نا پھر ایسا نہ ہو کہ جو ہے نا اس میں بہت تیزی آ جائے. یہ خطرہ تو ضرور موجود ہے, تو اس کو اگر ہم جو ہے نا کچھ جو ہے نا سلو کر کے اور سٹیپ وائز اس کو جو ہے نا اگر ہم جو ہے نا وہ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید زیادہ بہتر بات ثابت ہوگی. رائٹ, آپ کا خیال ہے کہ یہ اس وقت ایک دم سے لفٹ نہیں کرنا چاہیے, اور یہ کامن ایک دم کے ساری چیزوں کو جی مارکیٹوں کو بھی کھول دیں, اور ٹرینز کو, بسز کو, اور ساری ڈومیسٹک فلائٹس کو, انٹرنیشنل فلائٹس کو, مطلب فوری طور پہ ساری چیزوں کو بالکل ایک دم آف کر دیں اور مطلب چھٹی دیتے ہیں, تو شاید یہ کامن ویو ضرور ہے کہ یہ سپریڈ زیادہ تیزی سے ہو جائے. یہ تمام ڈاکٹرز کا ایک کامن ویو ہے, اور تمام ڈاکٹرز اس حوالے سے پریس کانفرنسز کر کے بتا رہے ہیں اور اس کے خلاف وارن کر رہے ہیں. لیکن پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن ہم لوگ لفٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں معاشی طور پر سٹرینگولیشن نہ ہو, اور خدا نہ خواستہ معاشی طور پر یہ نہ ہو کہ لوگ الگ سٹرینگولیٹ ہونا شروع ہو جائیں یا خدا نہ خواستہ اموات شروع ہو جائیں. آپ کو یہ آئیڈیا ایک تو سب سے پہلے فرمائیے گا, یہ آپ کیسا سمجھتے ہیں, کیونکہ ایک بڑا یہ تھن بیلنس ہے جو ہم نے مینٹین کرنا ہے دو چیزوں کے درمیان. میرے خیال میں ہمیں سٹیپ وائز جانا چاہیے, اور جو ہے نا ایک دم جو ہے نا ساری چیزوں کو بالکل ایک دم جو ہے نا وہ چھوڑ دینا, یہ شاید ہمارے لیے جو ہے نا ایک بڑا چیلنج ہوگا.
اور اس کو تھوڑا سا ریوزٹ کرنے کی بات ہے. اور لاک ڈاؤن کو تو ظاہر ہے کھولنا تو ہے, زندگی کو بھی رواں دواں کرنا ہے, یہ ساری چیزیں, اور بڑا وہ بھی ایک چیلنج ہے گورنمنٹ کے لیے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اگر اس کو ہم سٹیپ وائز میں لے جائیں, سلولی ہم اس کو جو ہے نا وہ سٹیپ وائز اگر لے جائیں تو شاید اس کے اثرات تھوڑے مختلف ہوں, بجائے اس کے کہ جو ہے نا بالکل جو ہے نا ساری چیزیں ایک دم شروع کر دی جائیں اور بالکل جو ہے نا سارا جو ہے نا بالکل لاک ڈاؤن کو فوری ختم کر دیا جائے. میرا خیال یہ ہے کہ ڈاکٹرز کا بھی اس پہ جو ہے نا کنسرنز ہے, اور میں ذاتی طور پہ بھی اس رائے میں ہوں کہ ہمیں سٹیپ وائز جو ہے نا یہ سلولی جانا چاہیے, رائٹ. بجائے اچھا کہ ایک دم. احمد صاحب, یہ فرمائیے گا, ابھی جو آپ اس سے قبل بات کر رہے تھے, ایک تو اس کے بارے میں ہم مزید آپ سے بات کریں گے. رائٹ, اوکے, ہم احمد صاحب کی طرف مزید جائیں گے. ہمارے پاس دونوں جو جینٹلمین تھے وایا اسکائپ جنہوں نے ہمیں جوائن کیا تھا, ڈاکٹر ممتاز صاحب بھی اور سید احمد صاحب بھی, جو کہ کینیڈا میں ابھی ایک بیٹھے ہیں اور ہمیں وہاں پر ایک موومنٹ کے حوالے سے بھی بتا رہے ہیں جو انہوں نے شروع کی ہے. ہمیں ناظرین اب بتایا جا رہا ہے کہ اب نفیس زکریا صاحب بھی ہمیں فون لائن پر جوائن کر چکے ہیں. آپ پاکستانی ہائی کمشنر ہیں ان دا یونائٹڈ کنگڈم, تو آپ سے بھی ایک تو خصوصی طور پر وہاں کے حوالے سے بھی بات کریں گے, اور آلسو فار دا انیشیٹیوز جو کہ پاکستان کی طرف سے لیے جا رہے ہیں اسٹرینڈڈ پاکستانیز کو وہاں پر ریسکیو کرنے کے لیے. تو السلام علیکم جی نفیس زکریا صاحب, ویلکم ٹو دا پروگرام. ہماری خصوصی ٹرانسمیشن جاری ہے ریگارڈنگ کورونا وائرس اور اس کے جو آؤٹ بریک کے ہمارے پاس آؤٹ کمز ہیں فی الحال. ویلکم آن بورڈ. جی وعلیکم السلام. اچھا نفیس صاحب, سب سے پہلے یہ فرمائیے گا, آپ ہمارے ساتھ ہیں, اور پہلے تو یو کے حوالے سے بتائیے گا, کیونکہ ہم نے دیکھا تھا ووہان کے بعد سے جو ایپی سینٹر موو ہوا تھا وہ سب سے پہلے اس نے یو کے کا رخ کیا تھا, تو یا پھر بیسکلی یورپین یونین کا, یورپین ممالک کا رخ کیا تھا. تو یہ بھی بتائیے گا کہ اس وقت آپ وہاں اب کیا سچویشن ہے ایز وی اسپیک, اور لاک ڈاؤن کے حوالے سے گورنمنٹ کیا کر رہی ہے, گورنمنٹ کا کیا خیال ہے, کیا لاک ڈاؤن کو لفٹ کر دینا چاہیے, جو کہ عموماً طور پر ہمیں کشمکش نظر آ رہی ہے زیادہ موسٹ پارٹس آف دا ورلڈ میں, کہ کیا لاک ڈاؤن ہم لفٹ کر دیں یا پھر ابھی بھی اس کو مینٹین کریں ٹو ایراڈیکیٹ کورونا وائرس, یا اس کا کرو فلیٹن کرنے کے لیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, تھینک یو ویری مچ. دیکھیں یہاں پر سچویشن جو ہے وہ بیچ میں کافی خراب ہوئی تھی. پیک جو ہے, جو ٹرینڈ دیکھا جا رہا ہے, پیک جو ہے وہ ہو چکا ہے ان کا, کیونکہ ان کے ہاں جو ہے تقریباً کوئی اب 32,000 سے اوپر جو ہے اموات ہو چکی ہیں, جس میں سارے لوگ شامل ہیں, اور اس کے اندر جو ہے اس کے علاوہ کوئی ان کا 2 لاکھ کے قریب جو ہے یہ اسکور پہنچ چکا ہے ان کا, جو کووڈ 19 کے افیکٹڈ لوگ. یہاں پہ اکانومی کو بھی ڈیفینیٹلی بڑا جھٹکا لگا, جیسے کہ پوری دنیا میں جھٹکا لگا. اور لاک ڈاؤن جو ہے وہ کل رات کو ان کے پرائم منسٹر نے جو ہے یہاں پر نیشن کے ساتھ خطاب کیا, اور اس کے اندر لوگوں کو مینٹلی پریپیئر کیا ہے کہ ہم سلولی اینڈ گریجولی جو ہے یہ بتدریج جو ہے ہم اس کو لاک ڈاؤن کو ختم کریں گے اور اس کو آبزرو کریں گے. یعنی ہر یہ اسٹیجز میں چلے گا, اور ہر اسٹیج کے بعد جو ریویو ہوگا کہ کیا یہ ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں نہیں جا رہے ہیں. اب جیسے پہلے کچھ دن پہلے تک تو یہ سلسلہ تھا کہ لوگوں کے جو اموات کی تعداد تھی وہ 1000 میں تھی, پھر چند 100 پہ آ گئی. اب اس کے بعد آج جو کل سے اب تک کی جو اموات ہیں تقریباً 200 سوا 200 کے قریب ہوئی ہے, وچ مینس کہ کرو جو ہے وہ نیچے کی طرف گیا ہے. یہاں پہ انہوں نے ڈیفینیٹلی لاک ڈاؤن جو ہے ابھی چل ہی رہا ہے, اور شاید وینسڈے کو جو ہے یہ لوگ اس کو اٹھا لیں گے, لیکن کمپلیٹلی نہیں, بہت ہی گریجویٹ اٹھایا, کیونکہ جی اسٹیج وائز. اور یہ ان کا جو ہے ایک طرح سے سمجھیں آپ کہ ایگزٹ اسٹریٹجی ہے موجودہ صورتحال سے. اور اس میں انہوں نے جو اجازت دی ہے مینوفیکچرنگ کے اندر جو لوگ انوالو ہیں, کنسٹرکشن بزنس کے اندر جو انوالو ہیں, ان لوگوں کو اجازت دی ہے کہ بڑا ڈسکریٹلی جو ہے وہ ایک محتاط طریقے سے ان لوگ چلیں گے, اور جہاں پر بھی ان کی وہ اسمبلی ہوگی وہ اسمبلی جو ہے وہاں پہ اس چیز کو سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں گے لوگ. صحیح. اچھا تو نفیس کچھ صاحب, اقدامات انہوں نے لیے ہیں. جی
जी, मुख्तलिफ इक़दामात लिए जा रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप जो है इसको हटाने की भी कोशिश की जा रही है, क्योंकि मईशत का पहिया भी साथ साथ चलाना है। अच्छा नफीस साहब, ये फरमाइएगा, जो पाकिस्तानी इस वक्त यूके के अंदर मौजूद हैं और ख़ास तौर पर वो पाकिस्तानी जो वतन वापस आना चाहते हैं, उनके बारे में आप क्या बताएंगे? क्योंकि खुसूसी परवाज़ें चलाई जा रही हैं पाकिस्तान की जानिब से, गवर्नमेंट बहुत अच्छे इक़दाम कर रही है, मुख्तलिफ ममालिक में ये फ़्लाइट जा रही हैं, पाकिस्तानियों को लेकर वापस आ रही हैं, इस बारे में आप क्या बताएंगे? और जब आप डेथ्स की बात करते हैं जो यूके के अंदर हुई हैं, कुछ आपके पास इंफॉर्मेशन, कुछ ऐसे आदाद शुमार कि कितने पाकिस्तानी थे इनमें जो कोरोना की वजह से जाँ बहक हुए हैं सर यूके के अंदर? देखिए, इन्होंने स्टैटिस्टिक्स जो है वो इस लिहाज से नहीं बनाते हैं कि किस नेशनलिटी के लोग जो हैं वो हलाक हुए। ये लोग जो है स्टैटिस्टिक्स बनाते हैं, लेकिन उन्होंने स्टैटिस्टिक्स ये भी बनाई है कि जो लोग दूसरे ओरिजिन के लोग हैं, जिसमें सारे लोग हैं, जिसमें अफ्रीकन के ओरिजिन के भी हैं, सब कॉन्टिनेंट के, साउथ एशिया के ओरिजिन के भी लोग हैं, तो उसके हवाले से उन्होंने जो आदाद शुमार दिए हैं वो स्टेटिस्टिक्स में शामिल करते हैं, लेकिन इस तरह नहीं बताते कि कितने पाकिस्तानी और कितने जो है वो पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि और इसका कोई स्टिक नहीं बनता है। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे चूँकि ये ज़्यादातर अमवात उन लोगों की भी हुई है जो लोग फ्रंट लाइन के वर्कर्स हैं, यानी मेडिकल प्रोफेशन से उनका ताल्लुक है और हेल्थ सर्विसेज जो है वो अपना कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और लोगों को जो कोविड के शिकार हुए हैं उनके लिए काम कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इनकी वल्नरेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। तो उसमें चूंकि एक बहुत बड़ी तादाद जो है ऐसे लोगों की जो दूसरे ममालिक से आए। अच्छा नफीस ज़करिया साहब, तो अलाउ मी आपकी ऑडियो में जो हमारी तरफ आ रही है कुछ थोड़ी सी डिस्टॉर्शन है, अलाउ अस कि आपको मैं दोबारा रिकनेक्ट करूं, फिर हम आपकी तरफ दोबारा आएंगे। जो भी आप इससे कबल बात फरमा रहे थे आप मुकम्मल कीजिएगा फिर। अहमद साहब, मीनवाइल आपसे जो सवाल था ये फरमाइएगा, ये जो कनाडा के हवाले से पहले तो IM पाकिस्तान जो आपने एक आइडिया पिच इस वक्त किया है कि जो बैरून मुल्क हमारे पाकिस्तानी हैं वो हमारे कर्जे उतारने में मदद करें, ऑल्दो ये कि हमने पहले भी माजी में ऐसी ड्राइव्स देखी हैं और वो ऐसा इतनी आवाम में मकबूल ना हो पाई और कर्जा भी नहीं उतरा जैसे 90 की दिहाई में शुरू हुई थी नवाज शरीफ साहब के दौर में। तो पहले तो खैर इसके हवाले से भी बात कीजिएगा, लेकिन इससे पहले ये फरमाइएगा कि जो कनाडा में फंसे पाकिस्तानी हैं, हमने तकरीबन हर जगह से ही सुना है कि फ्लाइट्स खुसूसी चलाई जा रही हैं, लेकिन कनाडा में जो फंसे पाकिस्तानी हैं उनके लिए क्या है? मुझे बहुत खास तौर पर मौसूल हुई हैं कॉल्स और उनकी तरफ से क्वेरीज जो वहां पर स्ट्रैंडेड हैं और वापस आना चाहते हैं इस मुश्किल हालात में। नहीं, ये 4 फ्लाइटें अभी तक आ चुकी हैं और ये कैनेडियन हाई कमिश्नर ने वहाँ पे पाकिस्तान में बात करके PIA से और शाह महमूद कुरैशी साहब से अरेंजमेंट किए थे, तो 4 फ्लाइटें अभी तक आ चुकी हैं यहाँ पे, और वो फिर जब वापस जाती हैं तो ये लोगों को वापस ले जाती हैं। यहाँ पे हमारे हाई कमिश्नर जो हैं मिस्टर बशीर तारड़ साहब, वो भी इस चीज में बहुत एक्टिव हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जबरदस्त प्रोग्रेस इसके ऊपर हो रही है, तो आई डोंट सी दैट्स अ इशू। और जो यहाँ पे आए थे लोग वो मोस्टली इस टाइप के लोग हैं जिनके जो लोग यहाँ पे काम करते हैं, जो यहाँ पे सेटल्ड हैं, उनके पेरेंट्स यूजुअली आते हैं विजिट करने और वो घर है उनके पास। कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई किसी जगह शेल्टर में फंसा हुआ है, नहीं, अपने घरों में है लोग अल्हम्दुलिल्लाह और बड़े सिविलाइज तरीके से वापस जा रहे हैं। क्या कोई दोबारा इन 4 के अलावा कोई फ्यूचर में आप लोग फ्लाइट्स दोबारा चलाएंगे? कोई एक आध फ्लाइट और आएगी कनाडा से पाकिस्तान? जी, 3 फ्लाइट्स और आने वाली हैं, ये 3 फ्लाइट्स लेके आएंगे। एक तो सबसे पहली जो फ्लाइट आई थी वो एक हफ्ते में एक कराची और एक इस्लामाबाद से आई थी, उसके बाद मुस्तकिल हफ्ते में एक फ्लाइट आ रही है और नेक्स्ट 3 फ्लाइट्स का भी प्लान है। और जहाँ तक आपने पूछा कि कर्जा उतारने की बात, तो आई 100% एग्री विद यू। हम छोटे थे उस जमाने में जब कर्ज उतारो मुल्क संवारो की मुहिम चली थी, एंड आई रिमेम्बर यहाँ पे हमारे एक अजीज थे, उम्र रसीदा आदमी थे, तो फर्द जज्बात से मखलूब होकर उन्होंने जितने उनके पैसे थे वो पाकिस्तान भेज दिए। अभी जब मेरी मीटिंग हुई थी खान साहब से तो वहाँ पे ये क्वेश्चन उठाया गया था और कैबिनेट के जो वहाँ पे जितने वज़रा बैठे थे तो वहाँ ये क्वेश्चन उठाया गया था कि वो भी तो एक मुल्क संवारो की जो तहरीक थी उसमें 45 अरब रुपए जमा हुए, तो कहाँ गए? राइट, हाँ। तो वहाँ को पता नहीं था कि वो कहाँ गए, बट मैंने जवाब वहाँ पे ये दिया था कि पहले जिन लोगों ने भी तहरीक ये पैसे जमा किए थे उसमें और इमरान खान में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। मतलब वो लोग पैसे के पीछे भागते रहे, जो कोई भी है, और इमरान खान पैसों को ठोकर मारता रहे। मतलब ये उसकी जिंदगी का वतीरा है कि उसने बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पाउंड को ठोकर मार के पाकिस्तान पहुंचा। ये कोई छुपी बात नहीं, सबको आपको पता है।
تو اس وقت سیٹ پہ خان صاحب موجود ہیں، اس لیے اوورسیز پاکستانیوں کی بہت بڑی تحریک یہ چل رہی ہے۔ ٹھیک ہے، عمران خان کی وجہ سے بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں اب پاکستان کے لیے یہ سوچ رہے ہیں، مدد کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ انہیں عمران خان کی شخصیت پر، عمران خان پر خاصا زیادہ اعتبار ہے۔ نفیس زکریا صاحب ہمارے ساتھ ایک بار پھر سے موجود ہیں۔ نفیس صاحب، آپ بات کر رہے تھے اس سے پہلے جب لائن ہماری ڈسکنیکٹ ہوئی کہ کس طرح سے پاکستانیوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، خاص طور پر ان پاکستانیوں کو جو یو کے سے واپس اپنے وطن آنا چاہ رہے ہیں۔ سر شکریہ، میں اس کو سے مکمل کر دوں کہ جو میڈیکل پروفیشن میں ہمارے لوگ ہیں وہ بہت ہی کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں وہاں پہ پاکستان یہاں پر، اور ان کی بڑی قربانیاں ہیں اور بہت جو ہے انہوں نے تندہی سے یہاں پر کام کیا، اور جس سے ہمیں بڑا فخر ہے ان کے اوپر۔ اب دوسری چیز یہ جو اسٹینڈرڈ پاکستانی ہیں ان کی ظاہر ہے یہاں پاکستان کے بہت لوگ جو ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں پر آتے ہیں، مختلف وجوہات کی بنا پر پاکستان سے ٹریول کرتے ہیں۔ تو ہمارے پاس یہاں پر جو ہے اچھی خاصی بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ اسٹینڈرڈ اس لحاظ سے تھے کہ ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد جو واپس جانا چاہتے تھے، ان کے ویزا ایکسپائر ہو رہے تھے۔ کچھ لوگ اب یہاں پہ چونکہ اسکول کالجز یونیورسٹیز بند ہو گئی تو یونیورسٹی میں لڑکیاں جو ہیں وہ چونکہ اپنے اپنے ہاسٹلز میں اکیلی رہ گئی تھی، تو ان کے حوالے سے بھی ہمیں سوچنا تھا۔ تو غرض یہ کہ ہم نے ایک پورا پروگرام سٹارٹ کیا، ہم نے جو اپنے اسٹریٹجی بنائی ہے جس کے تحت الحمدللہ ہم نے اب تک تقریباً کوئی 1200-1300 کے قریب جو لوگ ہیں وہ واپس پاکستان بھجوا چکے ہیں۔ لیکن ہم یو کے پرسپیکٹو میں خالی ایک یو کے کی طرف سے نہیں دیکھ رہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ گورنمنٹ پاکستان کو پوری دنیا کی طرف دیکھنا ہے کہ پاکستانی جہاں جہاں پر ہیں ان کو اپنے وسائل کو بھی دیکھنا ہے اور کتنے پاکستانیوں کو وہ ایک وقت میں لے کر آ سکتے ہیں پاکستان میں، کیونکہ کوارنٹائن کی جو ہے وہ سخت ضرورت ہے، اور پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے اس چیز پہ تندہی سے کام کر رہی ہے کس طریقے سے اس کا جو اسپریڈ ہے اس کو روکنا ہے۔ اور یہاں پر بھی جو ہمارے پاکستانی ہیں چونکہ پڑھے لکھے بھی ہیں اور سمجھدار ہیں تو یہ سمجھتے ہیں چیزوں کو اور بڑا تحمل سے کام کیا انہوں نے۔ تو ہم نے تقریباً کوئی اب تک جو ہے اچھی خاصی فلائٹ چلائی ہیں اور جتنے لوگوں کو لے جا سکتے ہیں لے گئے۔ ابھی آنے والے دنوں میں بھی 2 ہماری فلائٹس ہیں شیڈول ہوئی ہوئی ہیں جس پہ ہم 300-400 لوگوں کو یا 500 لوگوں کو واپس بھیج سکیں گے۔ تو غرض یہ ہے کہ ہم نے ایک اپنا سسٹم بنا لیا ہے، لوگوں کو مستقل میں کانٹیکٹ میں رکھتا ہوں، اپنے میسیجز بھی ان کو ریلیز کرتا رہتا ہوں تاکہ ان کو یہ اطمینان رہے کہ ہم ان کی طرف سے جو ہے وہ غافل نہیں ہیں اور کام ہو رہا ہے۔ اچھا رائٹ، نفیس زکریا صاحب ایک اور یہ بھی بات فرمائیے گا کہ پاکستان میں بھی جیسے آپ نے سنا بھی ہوگا، آپ کے یہ کراس کیا ہوگا یہ تمام نیریٹو آپ کے بھی، کہ پاکستان میں اس کو بڑا کرٹیسائز بھی کر رہے تھے اور خاص طور پر ڈاکٹرز بہت اس پہ پریشان تھے کہ لاک ڈاؤن اگر لفٹ کریں گے تو کورونا وائرس کے کیسز بڑھ جائیں گے، لیکن جیسے آپ نے خود ابھی فرمایا ہے کہ ایون یو کے میں بھی فیز وائز لاک ڈاؤن کو لفٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تو ہاؤ ڈو یو سی دس؟ پھر اس کے حوالے سے جو ایک کرٹیسزم چلے پاکستان کی لیول تک تو ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ہے موجود، لیکن بیرون ملک یو کے میں یا ورلڈ وائڈ، کیونکہ آپ ایمبیسڈر ہیں، آپ ویسے فورن سروس کا حصہ ہیں، تو آپ فرمائیے گا یہ گلوبلی کیسے دیکھا جا رہا ہے اس آرگومنٹ کو؟ لیکن میرے خیال میں تو پاکستان کے اگر آپ اسٹیٹسٹکس کو دیکھیں تو ہمارے تو بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ بہتر صورتحال ہے اگر آپ ہمارے دوسرے ممالک کے مقابلے اگر ان سے مقابلہ کریں کہ جو اموات ہوئی ہیں پاکستان میں جتنی اور جو وہاں پر کرونا وائرس کے پازیٹیو جو ہے کیسز سامنے آئے ہیں، لیکن ظاہر سے ہماری ایک بہت بڑی پاپولیشن ہے اور ہماری پاپولیشن کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ دیہات میں رہتا ہے یا آپ سمجھ لیں کہ ولیجز وغیرہ میں رہتا ہے، جہاں پر وہاں پر رسائی کا بھی ایک ایشو ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ جو ایکچوئل پکچر ہے ابھی صحیح طریقے سامنے نہیں آئی ہو، تو خدشات تو ہر دنیا کے ہر کنٹری کے اندر ہے۔ یہ اتنی ترقی یافتہ ملک ہونے کے باوجود بھی یہ جو لفٹ کیا جا رہا ہے اس کے اوپر بھی لوگوں نے اعتراض کیا ہے، ان کے سائنٹسٹ نے اعتراض کیا ہے۔ کریکٹ۔ تو یہ جو ڈویژن ہوتا ہے نا اوپینین کسی بھی سوسائٹی کے اندر، وہ نیچرل ہے، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے برطانیہ ہو، چاہے امریکہ ہو، تو ہر جگہ پہ یہ صورتحال ہے کیونکہ ایک ان نون سی سچویشن ہے نا، کیسے لگ جائے گا، کیا ہو جائے گا، اور سب کو یہ پتا ہے کہ یہ پھیلنے والی چیز ہے، تو یہ بھی ایک انسرٹینٹی کی وجہ سے بھی لوگوں کے اندر اپریہینشن کا ایک ایلیمنٹ آیا ہوا ہے۔ اور پاکستان میں ظاہر ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ لوگوں کی جو مطلب ہمارا جو ٹرینڈ ہے، ٹریڈیشن ہے، جو ہم لوگوں کی فیملی کی جو کمپوزیشن ہے، سوشو اکنامک آرڈر ہے، وہ ڈفرینٹ ہے ویسٹ کے مقابلے میں۔ تو وہاں پر لوگوں نے اپنے خدشات اسی بنیاد پہ بنائے ہوئے ہیں کیونکہ لوگ اسی اینگل سے دیکھ رہے ہیں چیزوں کو۔
राइट, बहुत शुक्रिया जी नफीस जकरिया साहब, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम। आपने हमसे तफसील से बात की है, ना सिर्फ वहाँ पर यूके में जो पाकिस्तानी हैं जो फंसे हुए हैं उनके हवाले से हमें बताया, बल्कि ग्लोबल ट्रेंड्स में भी या ग्लोबल सतह पर भी एक आर्ग्यूमेंट यकीनन है प्रो लॉकडाउन एंड अगेंस्ट द लॉकडाउन। तो हमारी कोशिश है कि हमारे साथ अब शॉर्टली हम कोशिश करेंगे कि सदर जो हैं लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स के, वो भी हमें ज्वाइन करें और वो बिजनेस पर्सपेक्टिव में बात बताएं। जैसे अभी डॉक्टर मुमताज थे, वो ये कह रहे थे कि उनको लगता है बिल्कुल लॉकडाउन लिफ्ट नहीं करना चाहिए इस वक्त अचानक से, तो इसके अगेंस्ट भी एक आर्ग्यूमेंट है कि कर देना चाहिए और मईशत को रोकना नहीं चाहिए। उस आर्ग्यूमेंट के लिहाज से भी हम बात करेंगे। बिल्कुल जी, डॉक्टर्स की अगर हम ज़्यादातर बात करें तो यही कहा जा रहा है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की जानिब से भी हमने देखा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उसके अंदर भी उन्होंने कहा कि हम नहीं समझते हैं कि हुकूमत को अभी इस नहज पर आकर ये फैसला करना चाहिए, क्योंकि सूरत हाल जो है वो मज़ीद ख़राब पाकिस्तान के अंदर हो सकती है अगर फौरी तौर पर इस लॉकडाउन में मज़ीद नरमी की जाती है तो। लेकिन गवर्नमेंट की भी मजबूरी है, क्योंकि मईशत का पहिया भी साथ साथ चलाना है। जिस तरह से हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है मुख्तलिफ जब खिताब करते हैं कौम के साथ या मुख्तलिफ जगहों पर जब मीडिया से बात कर रहे होते हैं, यही कहते हैं कि वो नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोरोना की बजाय लोग भूख से मरने लग जाएं। और बहुत सारी ऐसी जगह हैं हमारे पास मोना जैसे हमारी कच्ची आबादियां हैं, बहुत सारे हमारे दीगर ऐसे इलाके हैं जहां लोग गुर्बत की लकीर से बहुत नीचे ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। वहाँ पर अगर हम लोगों को बंद कर देंगे, एक एक कमरे के उनके मकान हैं, बहुत थोड़ी थोड़ी सी जगह है जहाँ 7-7, 8-8, 9-9 लोग जो है एक ही कमरे के अंदर रह रहे हैं, अगर उनको एक जगह बंद कर देंगे तो ये बहुत ज़्यादा दिन तक पॉसिबल नहीं होगा पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर। जैसे कि भी नफीस साहब बात कर रहे थे कि अगर हम अमेरिका को लें, इंग्लैंड को लें, वहाँ पर भी लॉकडाउन में नरमी की जा रही है, तो हमें इन तमाम चीज़ों को समझना है कि जब वो इतने तरक्की याफ्ता ममालिक होकर ये फैसला करने पर मजबूर हैं, तो हम तो एक तरक्की पजीर मुल्क हैं, हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारे गरीब लोग बसते हैं, हमें उन्हें भी देखना है और उनको देखते हुए ये सारे इकदाम करने हैं, ये सारे फैसले करने हैं। और हुकूमत यही कर रही है, तनकीद भी हो रही है इस पर, लेकिन इसको सराहा भी जा रहा है। तो हम कोशिश करते हैं कि बात कर सकें लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट इरफान इकबाल शेख साहब से, अगर इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब। जी, मेरा नहीं ख्याल है उन्होंने बताया था लाइन पर इरफान साहब है हमारे साथ लाइन पे। साहब हमें शॉर्टली करेंगे ज्वाइन, लेकिन बात यह है कि अभी जो हम बात कर रहे थे कि एक पहलू इसका बहुत अहम ये भी है कि जब जो घर हैं या जो कच्ची आबादियां या वो लोग जो कि बहुत बड़ी फैमिलीज हैं और छोटे से एक मकान में या एक कमरे के मकान में वो लोग रहते हैं, तो वो तो अगर लॉकडाउन हो भी तो उन सूरत में भी अगर वो अपने घरों में रहें तो वो सोशली डिस्टेंट तो नहीं होंगे। बिल्कुल, मोना जो दिहाड़ीदार हमारा तबका है मोना, तो लिहाजा ये बड़ी जरूरी बात है कि घरों के अंदर भी अगर आप लॉकडाउन लगाते भी हैं तो उन घरों के अंदर भी आपने लोगों के बीच में फासला रखना है। तो अगर आप उनको वो फासला प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम वो चीज़ इंश्योर शायद नहीं कर पाएंगे। सैयद अहमद साहब जैसे हमारे साथ थे तो उनसे हम लोग एक बात ये पूछने उस वक्त भी चाह रहे थे। सैयद अहमद साहब, ये बताइएगा कि ये जो हम कर्जे की बात कर रहे थे, कर्ज उतारने की, बिल्कुल मैं एक्सेप्ट करती हूँ, आपने जो भी उसके अगेंस्ट एक आर्ग्यूमेंट दिया कि गुज़िश्ता जो हुक्मरान थे या हुकूमतें थीं, आप कह रहे थे उतना ट्रस्ट नहीं था उन पे जितना कि जनाब इमरान खान पर है, वजीर आज़म पाकिस्तान पर। लेकिन ये फरमाइएगा कि ये लोगों का तो कसूर नहीं है, लोगों ने तो फिर भी पैसा दिया, लोगों ने तो ट्रस्ट किया। अब वो पैसा जाहिर है वो भी इस बात का, ये उनके जहनों में एक जेन्युइन सवाल है कि वो पैसा कहाँ है और उसका क्या फ़ायदा हुआ उस मुल्क को, क्योंकि उन्होंने भी अपना पेट काट कर पैसा दिया होगा। आई एम श्योर किसी के लिए भी आसान नहीं होता है इस तरह से। तो अगर उन्होंने उस जज्बे के तहत पैसा दिया तो उनका सवाल जेन्युइन है कि वो पैसा कहाँ पर है और अगर क्या वो दोबारा भी ट्रस्ट कर सकते हैं किसी को भी, एनीवन एट ऑल, क्योंकि एक जब इंसान के साथ एक दफ़ा इस तरह की चीज़ हुई है तो क्या दूसरी दफ़ा फिर वही चीज़ हो सकती है, वो इंसान ट्रस्ट कर सकता है उसी चीज़ के हवाले से? नहीं, बहुत अच्छा आपका सवाल है। पहली बात तो ये है कि टाइम हैज बीन चेंज्ड और ये बिल्कुल डिफरेंट प्लान है। ये जो है मदद कोई किसी की नहीं कर रहा है, पाकिस्तान की मदद नहीं कर रहे हैं। अब पाकिस्तान को उसके पैरों पे खड़ा किया जा रहा है। बहुत बड़ा डिफरेंस है। पिछली दफा जो कर्जे मांगे गए थे, इस दफा एक तहरीक है, ये एक तहरीक है जो पूरी दुनिया में चल रही है और बहुत तेजी से चल रही है। आई एम पाकिस्तान वर्ल्ड वाइड मूवमेंट ओवरसीज पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा दुनिया में नेटवर्क है और मोर और लेस हर कंट्री में नहीं बोलते हर शहर में मौजूद है। इसका बाकायदा एक पूरी बॉडी होती है जिसमें प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, बोर्ड मेंबर है, पूरी एक बॉडी है।
अब खाली उनको ही मिला लिया जाए तो हजारों की तादाद में है। तो आपका जो सवाल है कि मदद कर रहे हैं, नहीं, नॉट एट ऑल, कोई मदद नहीं कर रहे। अब हम बिजनेस कर रहे हैं पाकिस्तान से। आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किस्सा सुना है कि साहबी उनके पास आए और उन्होंने कहा कि मेरे हालात बहुत खराब है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो आपके घर में चीज है वो ले आए, तो उसको बेच देते हैं। तो साहबी ने फरमाया तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। हुजूर ने कहा जो भी है जाओ। उनका कुछ भी नहीं, उनका ऐसा हो नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। आई एम नॉट ए आलिम बट आई अंडरस्टूड। तो उनके पास एक प्याला था और एक कंबल था, वो साहबी ले आए, वो मस्जिद नबवी में फरोख्त कर दिया गया और एक कुल्हाड़ी उनको दिलाई गई कि जाए जंगल से लकड़ियां काटें और बेचे, और साहबी की हालत बहुत बेहतर हो गए। तो ये सुन्नत रसूल पे आई एम पाकिस्तान वर्ल्ड वाइड बेस करके काम कर रही है। ये इस तरीके से होगा कि हर पाकिस्तानी, 1 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानी ओवरसीज हैं, खाली कनाडा में लाखों पाकिस्तानी हैं और अमेरिका में खाली कनाडा में लाखों पाकिस्तानी हैं और वो पाकिस्तान की मदद नहीं बल्कि आप ये चाह रहे हैं कि वो पाकिस्तान को उसके पांव पर खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन यकीनन इसकी पाकिस्तान को इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। अच्छा सैयद अहमद साहब, सिर्फ आखिरी बात, जिस तरह से आपने सुन्नत रसूल की बात की, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा ये कहा करते थे कि जब आप किसी की मदद करें तो ये नहीं देखें कि वो मुस्लिम है या गैर मुस्लिम। आपने कहा कि आपकी ये जो मूवमेंट है इसके लिए जो पाकिस्तानी हैं, जो मुस्लिम्स हैं, वो फंड्स भी देते हैं, आपकी मदद भी करते हैं, लेकिन क्या आप लोग सिर्फ कनाडा के अंदर मौजूद पाकिस्तानियों या मुसलमानों की मदद कर रहे हैं या जो दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं उनकी भी मदद कर रहे हैं सर आप इस वक्त? Mona, unfortunately you cut me off in the middle. This is very important to understand. हाँ जी, no, I did not जी। चले राइट, हाँ जी जी सर, आप कंप्लीट कर ले, लास्ट 30 सेकंड्स है, आई हैव टू क्लोज द प्रोग्राम। तो हमारा दुनिया में कोई बैंक अकाउंट नहीं है, वी डू नॉट डील विद द मनी, हम पैसे से बिल्कुल डील नहीं करते। ये दुनिया की वाहिद एक तहरीक है, पाकिस्तानियों की नहीं, दुनिया की एक वाहिद ये तंजीम है जिसका कोई बैंक अकाउंट ही नहीं है। हमने करोड़ों रुपए बहुत शुक्रिया सैयद अहमद साहब आपके वक्त के लिए। हमारे पास वक्त बहुत कम था इसलिए हमें आपसे बात जो है मजीद नहीं कर सकेंगे, फिर किसी रोज इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपको टेलीफोन लाइन पर ले आपसे मजीद बात करें। बहरहाल नाज़रीन, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया, आपसे दोबारा मुलाकात होगी, हमारे साथ रहिएगा।